हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरी सभी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और यार भाइयों को भी, उनसे मेरी क्या दुश्मनी है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और हर बार की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 44, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, पहले ही माफी चाहता हूं, आज तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ी क्या काफी खराब है, खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन यार संडे है, दी करंट अफेयर शो तो जरूर करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लेंगे। तो चलिए यार फटाफट आज के एपिसोड का फर्स्ट करंट इवेंट डिस्कस करते हैं। चीन ने 3 बाल नीति को दी मंजूरी। पहला ही करंट इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक तो भारत है जो कि अपनी बढ़ती जनसंख्या से इतना परेशान है कि 2 बाल नीति लागू करने की सोच रहा है, और एक चीन है जिसने 3 बाल नीति को मंजूरी दे दी है। अब ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे कि यार 3 बाल नीति का क्या फंड है, 2 तो सुना था, 3 कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। क्या चीन अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है? बिल्कुल सही। फिलहाल के टाइम पर चीन की जनसंख्या में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। चीन की जो जन्म दर है वो काफी कम हो रही है फिलहाल के टाइम पर, और चीन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। इसलिए चीन ने देश के अंदर 3 बाल नीति को मंजूरी दे दी है कि हाँ बच्चे 3 अच्छे। क्योंकि फ्रेंड्स 2016 में चीन सरकार ने जो 1 बाल नीति लागू कर रखी थी काफी टाइम से, उसको भी रद्द कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। और अब ये जो नीति लागू की है, तो जिन्होंने नीति बनाई है उन्होंने ये कहा है कि देश में जो 2016 से पहले 1 बाल नीति थी उसकी वजह से ये जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। जनसंख्या में गिरावट है, जन्म दर बहुत स्पीड से घट रही है, और जो वृद्धा दर है यानी कि बुजुर्ग दर है वो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन में बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को लेकर चीन चिंता में पड़ गया कि भाई पॉपुलेशन कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए फाइनली चीन ने 3 बाल नीति को मंजूरी दे दी है। हमारा पड़ोसी देश है, याद रखेगा, एशिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है और सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसको। एक बार जनसंख्या पर नजर डाल लेते हैं। जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर वो चाइना ही है। 143 करोड़ जनसंख्या चाइना के अंदर है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत, जिसमें 138 करोड़ के आसपास फिलहाल जनसंख्या है, और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट 33 करोड़। भारत और यूनाइटेड स्टेट में कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए। भारत यूनाइटेड स्टेट से एरिया के अकॉर्डिंग छोटा है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग बड़ा है। और कितना डिफरेंस है, कहां 138 करोड़ और कहां यूनाइटेड स्टेट 33 करोड़। फिर इंडोनेशिया है लगभग 27 करोड़, एंड देन 5th पर है पाकिस्तान, जहां पर 22 करोड़ जनसंख्या है। तो ये भाई पूरा फंडा चल रहा है जनसंख्या के मामले में। तो आई होप जल्दी ही भारत के अंदर भी ऐसी नीति लागू की जाएगी जहां पर जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। यूपी में प्रस्ताव जारी किया गया था जहां पर 2 बाल नीति को लागू करने की बात चल रही है। कुछ स्कीमें दी जा रही है जिनके पास मतलब 2 बच्चे अगर हो रहे हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, और यहां पर चाइना ने क्या किया, जिनके 3 बच्चे हो रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा कुछ ना कुछ। तो यार चाइना इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब माना जाता है। सबसे ज्यादा सस्ती चीजें जो है टेक्नोलॉजी की वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इनकी जनसंख्या की वजह से कर रहे हैं। जो इतनी सस्ती चीज है ना वो इनकी पॉपुलेशन की वजह से है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां की जो लेबर है वो बहुत ही सस्ती है चाइना के अंदर, इसलिए प्रोडक्शन बहुत ही सस्ते में हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये भाई पूरा फंडा होता है जनसंख्या का, याद रखिएगा। सेकंड है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। फ्रेंड्स, हाल ही में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर दी है, और एक और साथ में नारा दिया है, फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब यह है कि वो एनर्जी जो कि पोल्यूशन ना बढ़ाए, पर्यावरण को नुकसान ना बढ़ाए, जैसे कि सीएनजी है, ये भी एक ग्रीन एनर्जी में आता है क्योंकि पोल्यूशन नहीं फैलाती। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो है हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा। जहां पर डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है उसकी जगह कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स आज भारत जो एनर्जी के ऊपर खर्च कर रहा है वो पता है कितना कर रहा है, नीचे देखिए। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च देश को करना पड़ता है, यानी कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारी डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर गैसेज हो गई, ये सभी एनर्जी में आती है। तो इनको इंपोर्ट करने में इतना खर्च भारत को होता है, अलग बजट पास करना होता है।
होता है। तो जो 2021-22 का बजट पास हुआ था उसमें भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन के बारे में जिक्र किया गया था। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि रेलवे होती है उनमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन का प्रयोग डीजल और पेट्रोल की जगह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सीएनजी के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो हाइड्रोजन को बनाने का फिलहाल प्रक्रिया वो दो तरीके से होती है, जिसमें से सबसे पॉपुलर होता है कि जो पानी का है उसको पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाली जाती है, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन होती है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो उसमें से हाइड्रोजन को अलग निकाला जाता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके। ठीक है, तो यही है कि फ्यूचर का जो फ्यूल होगा, फिलहाल फ्यूल कौन कौन से है देश के अंदर, डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा खपत होती है और सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है इंपोर्ट करने में भारत का, और पोल्यूशन भी फैला रही है। तो इसको पीछे करके फ्यूचर फ्यूल जो कि ग्रीन एनर्जी, जो कि हाइड्रोजन होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, रेलवेज हो या फिर जो भी बाइक वाहन जो भी कुछ है, और जैसे कि रॉकेट वगैरह होते हैं ना जो बड़े बड़े सैटेलाइट लेकर जाते हैं स्पेस पर, तो उनमें हाइड्रोजन एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो समझ गए ना हाइड्रोजन मिशन ये क्या रहने वाला है। तो हाइड्रोजन को अस्तित्व में लाने का पूरा ये इनका फंडा चल रहा है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, और ये पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया है स्वतंत्रता दिवस पर, लाल किले पर इन्होंने उसका जिक्र किया था। आई होप आपने सुना हो। नेक्स्ट है, भारत में बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक। जीन बैंक का मतलब यहां पर मनी बैंक से नहीं है, यहां पर कोई भी मनी का काम नहीं होने वाला है। जीन बैंक का मतलब है, आपने ब्लड बैंक सुना होगा, जहां पर ब्लड को स्टोरेज करके रखा जाता है, जो जरूरतमंद है उनको दिया जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए ब्लड को स्टोरेज रख सकते हैं। तो जीन बैंक जो है वो हमारा कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, जीन बैंक, इसमें क्या होता है, इसमें बीजों को स्टोरेज करके रख सकते हैं, बीजों को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, और उनको कुछ टाइम के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो डिफरेंट टाइप के बीज है, वनस्पति है, उनको मिलाकर उनकी हेल्प से एक नए वनस्पति का भी निर्माण किया जा सकता है, एक नए बीज का भी निर्माण किया जा सकता है। और ये लगभग जो बीज स्टोर कर सकते हैं इस जीन बैंक में -20 डिग्री तक टेम्परेचर तक इनको यहां पर स्टोरेज रख सकते हैं। तो इसको किसने लॉन्च किया है, इस बैंक का उद्घाटन किसने किया है, इस बैंक का उद्घाटन किया है भारत के कृषि मंत्री ने। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के कृषि मंत्री है। आई होप याद रहेगा। और जो जीन बैंक है उसको जर्म प्लाज्मा भी बोला जाता है। ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने आपको बताया, जो बीज हैं, वनस्पतियां, उनको स्टोरेज करके रखा जाता है और बाद में उनको इस्तेमाल किया जाता है, और जो अलग अलग बीज हैं, वनस्पति है, उनको मिलाकर उनकी हेल्प से नया वनस्पति का निर्माण भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के बैंक है, और ये दुनिया का दूसरा बैंक है सबसे बड़ा। इससे पहले जापान में जीन बैंक है, और दूसरा भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। याद रहेगा, जीन बैंक किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। समझ गए ना? ओहो, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड आ गया। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है आज। इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड आगे, जैसे कि दी करंट अफेयर शो का हमारा फॉर्मेट है, इस हफ्ते जितनी भी इंपोर्टेंट डेट्स बनी है उनको कवर करेंगे। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 20 अगस्त गया, तो इसी दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया गया है। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही होते हैं वो जो इंपोर्टेंट होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो समझिए मच्छर दिवस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मच्छर दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जनता को अवेयर कर सके, जागरूक कर सके मच्छरों के बारे में और उनसे फैलने वाली बीमारियों के बारे में। और साथ ही ये एक जश्न के रूप में भी मनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि खोज की गई मानव, मच्छर और मलेरिया, ये एक जो ट्राइंगल है इसकी खोज की गई, इसको सुलझाया गया कि हाँ, जो मलेरिया फैल रहा है वो मच्छर के कारण फैला जाता है। ये सुलझाया गया था 20 अगस्त को, इसलिए इसको एक जश्न के रूप में मनाया जाता है, और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी कि मच्छर के बारे में जानकारी देने के लिए, और जो मॉस्किटोज होते हैं उनसे मलेरिया फैलता है, क्या क्या बीमारी होती है, और जो मलेरिया है वे गंभीर बीमारी है, इसका उपचार वगैरह टाइम पर करना चाहिए। तो ये इसका पूरा फंडा होता है। और काफी सारे देश हैं जो कि मलेरिया फ्री है, यानी कि मलेरिया को दूर कर चुके हैं, उनके देश में मलेरिया नहीं होता है। और हर साल ये अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था जीरो मलेरिया टारगेट। इस बार मॉस्किटो डे का क्या थीम था? जीरो मलेरिया टारगेट।
क्लियर है, नोट करिएगा इसको। 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये अजीब सा है, विश्व फोटोग्राफी, वर्ल्ड फोटोग्राफी। हाल ही में 19 अगस्त भी गया है भाई, तो इसी दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी के रूप में मनाया गया। वही है, लोगों को जागरूक करना, फोटोग्राफी से रिलेटेड, फोटोग्राफी से संबंधित जानकारी लोगों को देना, इसीलिए फोटोग्राफी के फील्ड में आने के लिए लोगों को जागरूक करना, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्स के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की योजना शुरू की थी। क्लियर है, 2009 से ये दिवस मनाया जा रहा है और इस बार भी 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व भर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। एक और है डेट से रिलेटेड, 9 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। मानवता मतलब ह्यूमैनिटेरियन या फिर ह्यूमनिस्ट भी कह सकते हैं हम इसको, वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, मानवतावादी। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है उन लोगों के सैक्रिफाइसेस यानी कि उन लोगों के त्याग को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है जो कि लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, मानवता को टाइम देता है, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, औरों की मदद करते हैं। आजकल लोगों के लिए चैलेंजेस क्या है, आजकल लोगों का त्याग क्या है, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सब लोग अपने काम में बिजी है, लेकिन ऐसे लोग जो कि अपने काम के साथ साथ अपनी भाग दौड़ की जिंदगी को सेक्रीफाइस करके लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, उनका जो सेक्रीफाइस है उसको सम्मान देने के लिए यह दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और हर साल अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार थीम था #TheHumanRace, इस बार थीम था #TheHumanRace। तो यही लोगों को जागरूक करना कि भाई अपनी जिंदगी के साथ साथ औरों को भी मदद करो, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, हमें भी थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। तो यार आप भी मदद करो, हम भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है DRDO, फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के लिए हथियार वगैरह, मिसाइल्स वगैरह बनाता है, ने हाल ही में एक एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की। ये नोट करिए, एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी, DRDO ने इसको बनाया है और आत्मनिर्भर भारत के थ्रू बनाया है, मेड इन इंडिया है, कंप्लीटली भारत के थ्रू बनाया गया क्योंकि DRDO ने बनाया है। कहां पर बनाया है? जोधपुर DRDO की जो लेबोरेटरी है वहां पर इसको बनाया गया है और ये एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी है वो ये है, ठीक है। इस टाइप के इनको छर्रे भी बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब ये क्या है, किसको दिया जाएगा? जो हमारे नेवी के बड़े बड़े जहाज हैं, शिप हैं, ठीक है, जो लड़ाकू विमान जिनको हम कहते हैं, सॉरी विमान नहीं, जो पानी के जहाज हैं लड़ाकू, उनके लिए बनाया गया है। ये एक एंटी रडार मिसाइल सिस्टम है, समझिए। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? रडार निर्देशित मिसाइल, दुश्मनों की रडार निर्देशित मिसाइल क्या होती है? अब देखिए, जो ऐसी मिसाइल होती है ना दुश्मन की, जिनमें नेविगेशन सिस्टम लगा होता है कि रडार के थ्रू उसको छोड़ देते कि हाँ रडार ने कैप्चर कर लिया, कुछ भी दुश्मन के रडार ने कैप्चर कर लिया कि हाँ भारत का कोई पानी का जहाज या फिर भारत का कोई फायर जेट, सॉरी मतलब एयर जेट है इतनी दूर पर, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर, ठीक है। तो रडार के थ्रू एक मिसाइल भेज देते हैं, टारगेट क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन रडार के थ्रू मिसाइल, रडार से उसके मेजरमेंट करके भेज देते हैं, ठीक है। जब वो मिसाइल आती रहती है ना, जो रडार वाली सिस्टम मिसाइल होती है, क्योंकि वो तो टारगेट को पहचान लेगी, टारगेट कहीं भी हो वो उसी को हिट करेगी क्योंकि रडार वाली मिसाइल है। तो उस रडार वाली मिसाइल को चकमा देने के लिए, उसको विचलित करने के लिए ये एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी DRDO ने बनाया है। इसमें क्या होगा, जब भी कोई रडार वाली वो मिसाइल आएगी ना नेवी के जहाज के पास या फिर जो एयर जेट है भारत के, इंडियन एयर फोर्स के, तो ये बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी गोलियां टाइप हैं, इस टाइप के छर्रे टाइप, ये बहुत सारे छोड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वो मिसाइल आएगी और उसको हवा में ही खत्म कर देगा, यानी कि ऊपर हवा में ही उसको नष्ट कर देगा, वो टारगेट को अपना हिट नहीं कर पाएगी। तो एक साथ बहुत सारी गोलियों की छोटी छोटी की बौछार कर देता है मिसाइल के ऊपर, जिससे वो मिसाइल ऊपर ही खत्म हो जाती है, यानी कि रडार वाली मिसाइल, ठीक है, रडार निर्देशित मिसाइल उसको बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो याद रखेगा भाई दो चीजों का, DRDO ने इसे बनाया, नाम है इसका एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी, और है क्या ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है,
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जितने भी हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो कि डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली एनडीए के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि फाइनली यार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अनुमति दे दी है कि वो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है उसमें बैठ सकते हैं। तो जितने भी यार मेरे भाई लोग थे जो कि एनडीए में खुलकर चौड़े होकर बैठते थे कि यार हाँ हम निकालेंगे एग्जाम, तो अब रेडी हो जाइए क्योंकि आपको चैलेंज देने आ रही हैं महिलाएं। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट है अब वो एनडीए के एग्जाम में बैठ सकेंगे। और ये किसने किया है? ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 7 दिसंबर 1954 को एक उद्घाटन समारोह के साथ कमीशन किया गया था। एनडीए की जो शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। ठीक है। और फ्रेंड्स क्या आपको पता है जो एनडीए है ये विश्व की पहली त्रिसेवा अकादमी है, यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को। और ये विश्व की पहली ऐसी एकेडमी है जो कि भारत की एकेडमी है एनडीए। तो अब इसमें फाइनली महिलाएं भी शामिल होने वाली हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेना का फैसला था ना, ये अब तक ये नीति बना रखी थी कि केवल एनडीए में मेल ही कैंडिडेट जा सकते हैं, इसको भेदभाव बताया है कि सेक्सुअल भेदभाव, मेल फीमेल में भेदभाव कर रहे हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिजिटल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की। ले भाई अब ये कमी रह गई थी, अब तक तो पिज्जा डिलीवर आप घर पर ही ले रहे थे, उससे पहले आपका सभी प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट डिलीवर कर रहा था डोर टू डोर। अब डीजल की भी डोर टू डोर डिलीवरी शुरू हो गई है। और ये कौन कर रहा है? वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीपीसीएल, इसने शुरू कर दी है। इस तरीके के टैंक यानी कि 5 फ्यूल कार्ट, ये जो है ना मतलब जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये जो आप मतलब एक तरीके से फ्यूल टैंक देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया फ्यूल कार्ट। और साथ ही 9 बीपीएल फ्यूल स्टेशन भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। मतलब इनिशियल फेज, शुरुआती दौरे में इन्होंने ऐसे ऐसे देश में 5 फ्यूल कार्ट, देखिए फ्यूल कार्ट इसके ऊपर लिखा है, ये छोड़े हैं। और नो 9 मतलब इनको फ्यूल रिफ्यूल करने के लिए स्टेशन भी इन्होंने बनाए हैं। तो अभी तो थोड़े ही राज्यों में शुरू हुआ है, कुछ ही राज्यों में, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत में ये सर्विस शुरू होने वाली है। तो याद रखिएगा भाई, डोर टू डोर डीजल की डिलीवरी किसने शुरू कर दिया भारत में? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू कर दी है। और इनको बोला गया है फ्यूल कार्ट। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि अब तक ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। आपको अफगानिस्तान की सिचुएशन पता ही है, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, पहले सबसे बड़े शहर कांधार पर किया और धीरे धीरे फैलते ही जा रहे हैं। और जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, ठीक है, अशरफ गनी, वो देश छोड़कर चले गए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात में फिलहाल हैं। जब कोई भी राष्ट्रपति नहीं था तो जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। एक तरीके से केयर टेकर राष्ट्रपति है ये। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की वापसी देश में नहीं होती तब तक ये राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले रखेंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये अफगानिस्तान के संविधान के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के संविधान में ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है या फिर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है या फिर राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाता है तो उसकी जगह जो पूर्व उपराष्ट्रपति है वो उसका पद संभाल सकता है एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट। और सुनने में आजकल तो यार पता नहीं क्या क्या आ रहा है कि भारत के साथ जो बिजनेस था अफगानिस्तान का वो भी तालिबानियों ने रोक दिया है। वही आ गया लोग क्वेश्चन, तालिबान ने भारत के साथ आयात निर्यात पर लगाई रोक। दिल्ली से भारत के अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा सप्लाई होता था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, बहुत बड़ा बिजनेस भारत को अफगानिस्तान दे रहा था। लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है तो तालिबान ने जो भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था अफगानिस्तान के साथ उसको भी बंद कर दिया है। और साथ ही जो बहुत सारे देशों के दूतावास थे उन्होंने भी बंद कर दिया अपने दूतावास अफगानिस्तान के अंदर। और सिचुएशन तो आपको पता ही, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो खुद अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन अब अमरुल्लाह सालेह जो केयर
केयरटेकर राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने जनता को कुछ मोटिवेट किया है और कुछ एक्शन भी डेफिनेटली लेंगे उनके खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन से देश ने भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तो अफगानिस्तान के साथ हुआ है, तालिबान ने बंद किया है। नेक्स्ट है टिकटॉक ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक के बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि फिलहाल इंडिया के अंदर तो बैन है, लेकिन टिकटॉक दुनिया के अंदर पहला ऐसा ऐप बन गया जो कि सबसे ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। यहां पर देखिए पूरी लिस्ट मैंने रख दिया है, 2020 तक की ये लिस्ट रहने वाली है। जो सबसे ज्यादा डाउनलोड ऐप हुआ है वो टिकटॉक है, हमें तो दिखाएगा नहीं भाई प्ले स्टोर पे, हम तो रैंकिंग चेक भी नहीं कर सकते। दूसरा है फेसबुक, इसने फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक फेसबुक था सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला, लेकिन अब टिकटॉक बन गया है क्योंकि हर जगह चल रहा है, इंडिया के अंदर ही नहीं चल रहा है। तीसरे नंबर पर भाई हमारा व्हाट्सएप मैसेंजर है, चौथे पर जूम क्लाउड मीटिंग है और पांचवे पर इंस्टाग्राम आता है जो कि सबसे ज्यादा डाउनलोड की लिस्ट में है। और कंज्यूमर स्पेंड, जो कि पैसा सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं लोग, वो टिंडर के ऊपर कर रहे हैं, टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, डिज्नी प्लस के ऊपर कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह ये है। और मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो अब भी फेसबुक के ऊपर ही ज्यादा है। ठीक है, पूरे महीने के अंदर जो एक्टिव यूजर रहते हैं वो फेसबुक पर है। तो ये याद रखेगा भाई, टिकटॉक दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है। और ये जो इंफॉर्मेशन मिली है वो बिजनेस जर्नल, एक मैगजीन इसको हम कह सकते हैं, या फिर एक हल्का सा न्यूज़पेपर कह सकते हैं, जो कि बिजनेस जर्नल के नाम से आता है, मतलब बिजनेस जर्नल जिसको बोलते हैं, और निकाई एशिया के द्वारा जारी किया गया, यानी कि निकाई एशिया इसको बोला जाता है, नाम है इस बिजनेस जर्नल का। इसमें प्रकाशित की गई है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट है अलीगढ़ अब हरिगढ़ नाम से जाना जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम होगा, आगे लेखपाल का मेन एग्जाम होगा, तो ध्यान दीजिएगा भाई। यूपी का जो अलीगढ़ है, जो कि तालों के लिए मशहूर है, बड़े बड़े तालों के लिए, मजबूत तालों के लिए मशहूर है, अब उसका नाम बदला जाएगा और अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का जो पंचायती परिषद है, जिला पंचायत परिषद, जिला पंचायत कमेटी, उसको प्रस्ताव भेजा था और अलीगढ़ के जिला पंचायत परिषद कमेटी ने उसको मंजूरी दे दी है। तो फाइनली अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होगा। और वहीं जो एक और जिला पड़ता है मैनपुरी, उसका नाम बदलकर मयन नगर रखा जाने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अलीगढ़ बहुत फेमस है। अब अलीगढ़ तो तालों के लिए फेमस है। अब मैं आपसे पूछता हूं यूपी वालों, अगर आपको पता हो कि जो तांबे के बर्तन है, तांबे के बर्तन के लिए भारत का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपको पता भी है या फिर नहीं। नेक्स्ट है काजीरंगा बना भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसके पास है 16 लाख रुपए के सैटेलाइट फोन्स। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, जो कि असम के अंदर है एक नेशनल पार्क और गैंडों के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे। ठीक है, ये इसलिए प्रसिद्ध है और ये भारत का ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट फोन्स हैं, यानी कि 16 लाख के सैटेलाइट फोन। और फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया गया है जो अवैध शिकार है उसको रोकने के लिए और जो जानवरों की तस्करी है उसको रोकने के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने आप में बहुत विशाल नेशनल पार्क है, लगभग 430 एकड़ में ये नेशनल पार्क फैला हुआ है, 6 श्रेणी में ये बटा हुआ है और जिसमें से कुछ श्रेणी अब तक ऐसी थी जहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब इनके जरिए जो सैटेलाइट फोन्स है, इनके जरिए ऑलमोस्ट हर श्रेणी में कनेक्टिविटी हो गई है काजीरंगा नेशनल पार्क के। तो ये देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट फोन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच दक्षिणी चीन सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि वज्र अभ्यास अभी पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में, तो भाई याद रखा करें। हाल ही में भारतीय नौसेना और वियतनाम की जो पीपल्स नेवी है उनके बीच में एक अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया है? चीन के दक्षिणी सागर में इस अभ्यास को आयोजित किया गया है, जिसमें से भारत की तरफ से जो भारत का आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा है उसने हिस्सा लिया था और वियतनाम से फ्रीगेट वीपीएनएस लाई थाई तो पता नहीं क्या है ने भाग लिया था, सॉरी, फ्रीगेट वीपीएनएस लाई थाई 2
HQ012, ये तो नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि हाँ इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से जो भारत का INS रणविजय है और INS कोरा है, इसने हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में भारत और कौन सी देश की नेवी के बीच में एक अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास हुआ, यानी कि दोनों देशों की जो नेवी है वो मिलकर प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, समुद्री अभ्यास करती है। तो याद रखिएगा भारत के साथ वियतनाम की जो पीपल्स नेवी है उसने अभ्यास किया है। कहां पर क्या, यह भी पूछा जाएगा, चीन का जो दक्षिणी सागर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मीटी नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है जिसका नाम है मीटी नेस्कॉम स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 एंड 2021। अब ये पूरा फंडा है क्या, पहले तो मीटी नेस्कॉम ये क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए नेस्कॉम जो है इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी कि ये एक ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईटी फील्ड में काम करती है। साथ ही जो मीटी है, आपने ये देखा होगा MEITY, इसकी फुल फॉर्म है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट है और ये जो आईटी फील्ड की पॉलिसी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर काम करती है। आईटी फील्ड की जितनी भी पॉलिसी है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है मीटी जो है, इसके फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स, इनका मानना है जो आईटी फील्ड में महिलाएं हैं वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं और नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि कुल आईटी कर्मचारियों में लगभग 35% महिलाएं हैं और जो आईटी फील्ड में स्टार्टअप शुरू करने वाली महिलाएं हैं उनकी भी बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ी है। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर भारत के अंदर से महिलाएं बने, आईटी फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है महिलाएं, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे आई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आई हैं, जिन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया है आईटी फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? MEIT नेस्कॉम की फुल फॉर्म नीचे से देख लीजिएगा। नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज और MIT की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा भाई क्या है ये अवार्ड, क्या बनाया गया है अवार्ड, ये स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड है, नाम इसका माइटी नेस्कॉम है। आगे चलते हैं, लास्ट है शायद आज का, T20 विश्व कप का शेड्यूल जारी। जितने भी हमारे क्रिकेट लवर है ऑब्वियसली यार उनको तो पता ही होना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आप दो धुरंधरों को देख रहे होंगे जिसमें से एक है हमारे सौरभ गांगुली। कौन है ये? BCCI के प्रेसिडेंट है। BCCI के बारे में पता ही होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली, कई बार पूछ लिया जाता है। और साथ ही स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे होंगे ये है BCCI के सेक्रेटरी जय साहा, ये BCCI के सेक्रेटरी है। तो शेड्यूल जारी हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। T20 कब होने वाला है आपको बताइए। फाइनल्स 14 नवंबर को शायद इसका फाइनल्स है। कहां पर होगा? दुबई के अंदर होगा। सेमीफाइनल्स जो होगा, पहला सेमीफाइनल्स आपका अबू धाबी में होगा, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल आपका दुबई में ही होगा और फाइनल भी इसका दुबई में ही होने वाला है। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक भाई UAE ओमान में T20 वर्ल्ड कप चलने वाले हैं। भारत के मुकाबले 24 अक्टूबर बनाम पाकिस्तान, 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला है जो कि दुबई में होगा। 31 अक्टूबर को बनाम न्यूजीलैंड भारत का होने वाला है दुबई में। 3 नवंबर बनाम अफगानिस्तान अबू धाबी में होगा और बाकी 5 नवंबर को ग्रुप बी की पहले नंबर की टीम दुबई में होगा और 8 नवंबर को बनाम ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम दुबई में होगा। ये तो वैसे शेड्यूल मैंने आपको बता दिया ताकि आप मैच देख सको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई T20 कब से कब तक चलने वाला है? 17 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। T20 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी और दुबई में। फाइनल जो खेला जाएगा वो दुबई में खेला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी ऑफ BCCI जय साहा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के करंट इवेंट का लास्ट करंट अफेयर ये था आज के एपिसोड का लास्ट करंट इवेंट। हालत इतनी ज्यादा खराब है बता नहीं सकता। अब भी लगभग 100 के आसपास फीवर होगा मुझे। नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब रहा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हर बार की तरह डेली की तरह। तो चलिए काफ़ी अच्छी कोशिश रही होगी शायद आज मेरी, और प्रिपरेशन भी इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज फिजिक्स के भी तीनों लेक्चर नहीं हो पाए,
एग्जाम प्राइम पर, उसके लिए भी माफी चाहूंगा। बाकी सभी लेक्चर तो आपको एग्जाम प्राइम पर मिल गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हर संडे शाम 5 बजे आ जाया करें, क्योंकि दी करंट अफेयर शो का एक नया एपिसोड आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। अगले एपिसोड में तो एक हफ्ते बाद मिलेंगे, लेकिन कल ही मिल जाऊंगा, कल ही क्या आज ही मिलूंगा, मिल गया हूँगा आपको मैं पहले। तब तक के लिए जय हिंद।